ये कहना तो मुश्किल है कि ये हर बार की तरह होगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट कोई नई नहीं है, सिर्फ मतलब और तीव्र हो गई है। पहले से ही जो गाजा स्ट्रिप को लेके झगड़ा चल रहा था, वो तो पहले से ही था, लेकिन अब ये समझ आ रहा है कि जो अटैक जिस जिस मात्रा में हुआ है, और उसका रिटेलिएशन यानी जवाब जो दिया जाएगा, वो भी इसराइल को एक वो मिलेगा। अनसर्टेनिटी जो आई है उसकी वजह से आपको मार्केट में डेफिनेटली डिप दिखेगी। आप देखिए, अब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, के विजन की वजह से, जो रिन्यूएबल्स पे हमने फोकस देखा है पिछले कुछ सालों में, और आगे चल के हम जो और भी बड़ी उसमें रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो चीज आपको अब हर देश में दिखेगी। Co-powered by Tamil Nadu Mercantile Bank. गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कविता जैन और प्रकाश गाबा पिछले शो से बने हुए हैं, और अपने टॉप ट्रेड्स के साथ आज निर्मल बैंक से स्वाति होतकर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ भी जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव से करेंगे एक खास बातचीत। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन पहले एक बार ज़रा एक मार्केट का रुख करते हैं। और मार्केट इस समय डे हाई पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सभी डे हाई पर। निफ्टी इस समय 19734, बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार ज़रा। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट इस समय अब डे हाई पर और 44182 पर। और मिड कैप इंडेक्स तो आज शुरू से ग्रीन में, और अब अच्छी खासी एडवांस डिक्लाइन के साथ मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में 4565 पर। और एडवांस डिक्लाइन देखिए अब आपकी स्क्रीन पर। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा 1855, गिरने वाले शेयर 1010। आज सबसे ज़्यादा मजबूती जिस इंडेक्स ने दिखाई है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, और उसके अलावा निफ्टी ऑटो इंडेक्स। यहाँ पर अच्छी मजबूती आपको दिखाई देगी। हालांकि पीएसयू बैंक का वापस थोड़ा सा हल्का हुआ है ऊपरी लेवल से, लेकिन निफ्टी ऑटो में अच्छी तेज़ी है। उसके अलावा आईटी स्टॉक्स में तेज़ी है आज, जिसको लीड किया है एलटीआई माइंडट्री ने, लेकिन निफ्टी आईटी ग्रीन में है, और उसमें एचसीएल टेक और एलटीआई माइंडट्री, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी। और ऑटोज़ में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मोमेंटम है। जहाँ तक बात एफएनओ शेयरों की है, वहाँ पर टॉप गेनर इस समय एमसीएक्स करीब 3.5% ऊपर, डालमिया भारत करीब 2.5% ऊपर, बलरामपुर चीनी, पीएफसी, एनएमडीसी और पॉलीकैब, और कुछ और सीमेंट स्टॉक्स जैसे कि जेके सीमेंट, यहाँ पर अच्छी तेज़ी। लेकिन स्टॉक्स जहाँ पर वीकनेस है उनमें डेल्टा कॉर्प, ऑब्वियसली आज का बड़ा एक्सीडेंट, 8% नीचे डेल्टा कॉर्प, और यूनाइटेड ब्रूरीज करीब 2.5% नीचे, सन टीवी करीब 2% नीचे। ये कुछ स्टॉक्स आज जो रेडार पर थे। चलिए फिर अपने पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं और ट्रेड्स लेते हैं एक एक करके। अमित जी गुड मॉर्निंग, फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आप जुड़ रहे हैं, बताइए आपकी कन्विक्शन ट्रेड्स इस समय की। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉप पिक रहेगा एक मिड कैप आईटी से और एक पीएसयू बैंक से। मिड कैप आईटी में मुझे एलटीएम का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। रैशनल इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आ गया है ये स्टॉक, अपना 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हॉरिजॉन्टल जोन भी है, और वहां से एक बुलिश अपटिक हम एक स्टॉक में देख रहे हैं। 5170 का इसका प्राइस है। लगभग मेरे टारगेट्स इसके रहेंगे 5350 के, और स्टॉप लॉस इसका रखूंगा लगभग 5080 का। सेकेंड स्टॉक जो मेरे को पसंद आ रहा है दैट इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में हमने रिसेंटली एक काफी स्ट्रॉन्ग रनअप देखा था, और उसके बाद एक ऑर्डरली पुल बैक इसमें आया, जो कि नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद होता है। स्टॉक ने अपने 20 डेमा पे कंसोलिडेट किया और आज ऑलमोस्ट अपने 10 डेमा को भी क्रॉस कर रहा है। लगभग 372 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 365 का, और टारगेट्स रहेंगे 380 से 385 के। ओके, कैनरा बैंक यहाँ पर इस समय एक बाइंग इंटरेस्ट। चलिए अब स्वाति जुड़ गई है क्या हमारे साथ? उनसे भी एक फ्रेश कॉल ले लेते हैं। तो गाबा सर, आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? well, मुझे लगता है कि ये ध्यान देना चाहिए आज आइशो मोटर्स पर, जिस पर डिस्कस किया हमने। 3488 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 3525 यहाँ तक तेजी नजर आती है। स्टॉक होगा सिर्फ आज का लो, और वो होगा शायद करीब थ्रू 3465 पर। स्लो मूव बट लुक्स लाइक वहां पर ठीक नजर आता है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है मदरसन सोनी। यहाँ पर 95 पर ट्रेड कर रहा है। लगता है 97 98 का ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए एक दो दिनों में। स्टॉप होगा 94 का मदरसन। ओके, चलिए मदरसन। स्वाति भी जुड़ गई हमारे साथ। स्वाति गुड मॉर्निंग। स्वाति आपके पिक्स?
यस, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि, सबके लिए अच्छी जाए यही उम्मीद है। आज के लिए दो बाय कॉल पिक देना चाहूंगी मैं। फर्स्ट वन इज लेमन ट्री। लेमन ट्री का अगर आप लार्ज डिग्री पे चार्ट देखो, वीकली चार्ट या मंथली चार्ट, वीकली में इसने एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन बन गया है एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। तो अभी आईपीएल सीजन भी है, तो ये डेफिनेटली ये सक्सेस काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में हमें देखने मिलेगी वर्ल्ड कप के द्वारा। एट द करंट लेवल मुझे लगता है 124 का ब्रेकआउट है, तो मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ ब्रेकआउट। अपसाइड में मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम 140 तक देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे आप लेमन ट्री बाय कीजिएगा। 118 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 135 टू 140 लेवल। सेकेंड बाय कॉल मेरा सेरा सिरेमिक्स पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर हम देख रहे हैं कि 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है लास्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस में। तो मुझे लगता है इसमें काफी एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है अप टू 9000 के लेवल। फर्स्ट वन, सेकंड लेवल 9200 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। करंटली 8864 के रेंज में चल रहा है। 8800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 8970 एंड देन 9000 लेवल्स ऑन द हाई साइड। ओके, चलिए सेरा सैनिटरी वेयर, आप एक काम करते हैं, कविता जी के पास चलते हैं, उनकी पिक्स रह गई। कविता जी, आपकी फ्रेश पिक्स। सो अनुज जी, फ्रेश पिक होगा मेरा LTTS पर। अच्छा OI बिल्डअप होता हुआ दिखा है काउंटर में, करीबन 5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। फॉर्मेशंस काफी अच्छे हैं काउंटर पर, अपने 10 EMA के ऊपर सेटल हुआ है। 4840 के प्राइस टारगेट्स के लिए LTTS पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4730 का। अनदर काउंटर मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रही हूँ इस काउंटर को, दैट इज रैमको सीमेंट पर एक अच्छे ट्रेड्स बनते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट में एक अच्छा बिल्डअप बनता हुआ दिखा है। सो 985 के स्टॉप लॉस के साथ आप रैमको सीमेंट्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें 1027 1045 के प्राइस टारगेट्स के। ओके, चलिए देखिए हर्षिता, अब एक चीज़ मैं कहूँगा, अब मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, एक आपको एक बहुत अच्छा एक रेंज दे दिया है। बहुत नैरो रेंज है ये, 51 पॉइंट की रेंज है ये। आज का लो 19691 और आज ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम है, 19737 पर हम ओपन हुए और 19743 का हमने हाई लगाया था। अब अगर हम इसको क्रॉस करें दोनों साइड में, किसी भी साइड, तो इंटरेस्टिंग ट्रेड होगा। बस ये है कि अभी भी HDFC बैंक हालांकि लोअर लेवल से रिकवर जरूर हुआ, लेकिन अभी भी एक क्लियर कट व्यू नहीं लिया है उसने। तो बैंक निफ्टी पर अभी भी थोड़ा सा क्लियर कट व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन निफ्टी ने अगर आज का लो प्रोटेक्ट किया तो एक आपके लिए एक हायर लो बनेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा मार्केट के लिए, प्रोवाइडेड ये पहले घंटे का लो बच जाए 19691 का जो लो है। हाँ जी, हाँ, तो उस पर नजरें रहेंगी। अच्छा, इस बीच अनुज क्लियरली एक लेकिन बाजार ने मैंडेट ले लिया है कि आईटी कंपनियों के जो खराब नंबर्स थे उस पर ज्यादा अब नेगेटिव रुझान नहीं बनाना है, क्योंकि इस घंटे आप देखिएगा HCL टेक का 1.5% ऊपर। कुछ ही देर पहले हम LTI माइंट्री की भी बात कर रहे थे, वहां पर भी अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है और इन्फी TCS पर तो बाय कॉल्स आई ही हैं। तो ये एक सिचुएशन उभर कर आ रही है कि टेक्नोलॉजी में लोग अब अपनी तेजी की पोजीशंस क्लियरली ऐड करते हुए दिखाई दे रहा है। बस एक तो और जो बची हुई कंपनियां हैं उनके नंबर्स थोड़े ठीक आ जाए तो शायद कॉन्फिडेंस और बेहतर होगा। बिल्कुल विदाउट अ डाउट। और देखिए HCL टेक क्लियरली फ्राइडे को ही लग गया था कि मार्केट ने अब मान लिया कि बॉटम बन गया यहाँ पर, और इवन इन्फोसिस में भी मुझे लग रहा है कि एक बॉटम बना है हर्षिता। TCS में मार्केट अभी भी थोड़ा बायबैक से डिसअपॉइंटेड है, लेकिन ठीक है, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन मिड कैप आईटी में मुझे लग रहा है कि क्लियरली बाइंग मौके आपको मिड कैप आईटी में मिलेंगे। जो अच्छी असली ट्रेड्स आएंगी वो इस पूरे अर्निंग सीजन में आपको मिड कैप आईटी में आएगी। कुछ स्टॉक्स बता रहे हैं, उस टाइम दिखा रहे हैं आपको, LTTS है, कोफोर्ज है फॉर एग्जांपल, बीच बीच में बिरला सॉफ्ट में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, परसिस्टेंट में कभी कभी अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है। तो मिड कैप आईटी में क्लियरली स्ट्रेंथ है यहाँ पर। जी हाँ, तो ये एक पॉकेट है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए कुछ और ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर मोड मोमेंटम जाहिर तौर पर अब और मजबूती दिखा रहा है। एक स्टॉक जिसका जिक्र हम सुबह में भी कर रहे थे, ONGC करीब 1% ऊपर। अब कच्चे तेल के स्पाइक का फायदा और कितना भुना सकता है ये शेयर, वो एक इस समय का सवाल है। अमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी ONGC पर? क्या और तेजी की पोजीशंस आ सकती हैं क्या? मैम, ONGC का स्ट्रक्चर हम देखें तो काफी महीनों से ये हायर लोज बना रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑयल जो क्रूड की वोलेटिलिटी देख, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है। पिछली बार भी हमने देखा कि लगभग 180 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और वापस एक राउंडिंग वहां पे पैटर्न बना के ऊपर गया। तो मुझे लगता है तेजी इंटैक्ट है। जब तक इसके 179 180 के लेवल्स इंटैक्ट है, इट्स अ बाय ऑन डिप।
आज के सेशन में हम जरूर देख रहे हैं कि हल्का फुल्का ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन अगर 182 183 कभी भी आए तो एक फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। मुझे लगता है इसका लॉजिकल टारगेट्स आर समवेयर अराउंड 190 टू 195। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक लेकर लौटेंगे तो डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव से करेंगे एक खास बातचीत। डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं हमारे साथ। अजय जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो एक मार्केट पर ब्रॉड व्यू आपसे, क्योंकि मार्केट एक ऐसा लग रहा है कि शायद गिरने को तैयार नहीं है। काफ़ी कुछ मार्केट के ऊपर थ्रो किया गया है, ये वॉर की सिचुएशन, बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी सर्ज की, डॉलर इंडेक्स काफ़ी बढ़ा, एफआईएस की लगातार सेलिंग, ये वॉर हुई उसके बाद भी। अब इस समय आपका क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? आपने अनुज जी बिल्कुल कहा कि बाजार का एक मूड है जो कि ऊपर रहने का है, और लेकिन हालत यह है मार्केट में ना तो खरीदने बनता है ना बेचते बनता है। हाँ। सिचुएशन ये आ चुकी है कि ग्रीड कहती है कि रहना चाहिए मार्केट में, थोड़ा सा फेयर वैल्यूएशन का कहता है, और इकोनॉमी कहता है कि और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आई थिंक एक काफी अच्छा इक्विलिब्रियम है सिस्टम के अंदर में कि आप अपना लिक्विडिटी बरकरार रखिए, पोर्टफोलियो आपके ठीक चल रहे हैं, और ओवर कमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट कहीं बहुत जल्दी में कहीं जाने नहीं वाली है। और आपने अब देख लिया है कि सेक्टर टू सेक्टर करेक्शन होती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कोई जल्दी नहीं है। आपने आईटी में भी देख लिया, आपने बैंकिंग में देख लिया, कंज्यूमर में देख लिया, इंडस्ट्रियल में देख लिया, केमिकल में देख लिया, हर सेक्टर का रोटेशन होता है, ऊपर आता है। और जिन्होंने हाईज पे लिए हैं इन सेक्टर्स को, वो हमेशा पोर्टफोलियो को अंडर परफॉर्म करते दिखेंगे। तो आज के हालात हम यही कहेंगे, कमिटेड है तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट है छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा कमिटमेंट रोक लीजिए। ओके, चलिए फिर आप कुछ बात करते हैं कुछ बड़े स्पेसेस की, बड़े सेक्टर्स की। आईटी पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? मुझे याद है जब अप्रैल के डिजास्टर के बाद मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो आपने एक व्यू ये लिया था कि यहाँ पर अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, वहाँ से स्टॉक्स चलें। और हालांकि नंबर्स और मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं यहाँ पर। आईटी, लार्ज कैप आईटी में खासतौर से अब क्या व्यू बन रहा है? अनुज, हमारा हमेशा जो पॉजिटिव रहा है उसका सिंपल 2-3 रीजन है बड़े इंपॉर्टेंट। एक है कि किसी भी इंडस्ट्री में ऐसी हमारी इंडियन कंपनीज हैं जिनकी मोनोपोली ग्लोबल नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में बिना आईटी के। नंबर 2 इज ये वो कंपनियां हैं जहां पे कैपिटल वापस करती हैं शेयर होल्डर्स को, आप डाइल्यूट नहीं करती हैं, तो कंसिस्टेंटली बायबैक हुआ, डिविडेंड हुआ, आपकी अर्निंग आपको वापस आ रही है। और ये एक कैश जनरेटिंग मशीन है, आपने देखा इनके मार्जिन इतने हाई हैं, ये सीधा आपने बिलिंग किया, आपने पैसा लिया, कोई इन्वेंट्री रिस्क नहीं है, कोई डिफॉल्ट का ज्यादा रिस्क नहीं है। तो उसको मद्दे देते हुए इससे अच्छी इंडस्ट्री शायद, और मोस्ट क्रिटिकल इंडस्ट्री है दुनिया में, बैंक कहीं नहीं जा सकती है, रिटेल कंपनी कहीं नहीं आ सकती है, और टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, एआई आएगी तो नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। मेरे हिसाब से जब जब करेक्शन हो इनको आप ले लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में डाल लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। और बेनिफिट देखिए, आप अगर अनुज जी पिछले 4-5 साल में देखेंगे, बायबैक, डिविडेंड और शेयर प्राइस को देख के आई थिंक ये बेस्ट सेक्टर रहा है इंडियन इकोनॉमी का, और हमें उम्मीद है अगले 5 सालों में भी ये बेस्ट रहेगा। खासकर गवर्नेंस कोई इशू नहीं है, 85 to 90% पे आउट होता है आपके पास में, कस्टमर अमेरिका में है, रूपी डॉलर का तो पैरिटी नीचे जाना ही जाना है, अपने 70 रुपए से 84 रुपए हो गया, 84 से 100 रुपए हो जाएगा अगले 3-4 साल में। वो बेनिफिट आपको लगातार मिलते आ रहा है। इससे अच्छा स्ट्रक्चर क्या होगा? डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होती रहेगी, बट लॉन्गर टर्म व्यू लेंगे, इससे अच्छा सेट इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए शायद नहीं मिलेगा एज अ ब्लॉक ऑफ द लार्ज आईटी कंपनीज। ओके, अच्छा, बाय द वे डेल्टा कॉर्प अब डाउन फ्रीज पर 10% का फ्रीज लगा है यहाँ पर अब इस समय। अजय, कोई व्यू बन रहा है क्या इस स्टॉक पर? क्योंकि एक सर्वाइवल का ही क्लियर कट अब एक रिस्क आ गया, मतलब जितना मार्केट कैप या रेवेन्यू नहीं है उसके 5 से 6 गुना डिमांड, और ऑलमोस्ट हर हफ्ते नया डिमांड नोटिस आ रहा है। इफ आई वाज द ओनर, मैं तो चाबी देता गवर्नमेंट को ले जाके कि भाई आपको ले लीजिए चाबी, रिकवर कर लीजिए, जो करना अपने आप को नोटिस दे लीजिए आप। 21,000 करोड़, इट्स अ जोक दिस, बट यू नो अनुज जी, ये पॉइंट है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द एनी कंपनी इन इंडिया टुडे व्हेन पीपल से कैपेक्स नहीं होता, ये नहीं होता कि अगर एक तरीके से रेगुलेटरी भाव आता है तो वो कहां तक ले जाता है कंपनी को। आपने देख लिया, अच्छी बड़ी कंपनी थी, कैसीनो चलाती थी गोवा में, उसके साथ में जीएसटी करके, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करके आपने क्या कर दिया। ये एक रिस्क मजाक में हम ले लें डेल्टा को, बिकॉज बेचारा, बट शेयर होल्डर्स के लिए मजाक नहीं होगा शायद, बट द फैक्ट इज कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये इकोनॉमी के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। ऐसा रिस्क कोई भी कंपनी उठा सकती है, बिकॉज आप रेगुलेशन रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं
उसमें कंपनी क्या करेगी? आपने एक व्यू लिया आज की, आपने ये किया है, कल को चेंज हो जाता है, तो उसमें आपको डिमांड आती है, भी कंपनी खत्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट को सिंपैथेटिक व्यू लेना ये चाहिए, इंडस्ट्री चलती रहे, जेन्युइन इश्यूज को पार्क करिए। आपने देखा टेलीकॉम में करके क्या मिला, डुओपली हो गई है इस सिस्टम में। तो ब्रॉडर देखते हुए इसको विड्रॉ करना चाहिए, इस पर टेम्परेंस लानी चाहिए, और जीएसटी अथॉरिटी को थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी आपने, मुझे समझ नहीं आया कि जीएसटी डिमांड उसकी टर्नओवर से ज्यादा कैसे हो सकती है किसी की, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। वही सबसे बड़ी पहेली है इनफैक्ट इस टाइम की या फिर इस साल की। अच्छा, बैंकों पर आते हैं अजय, गुड मॉर्निंग। स्पेशली सरकारी बैंक, क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही वो फ्राइडे को जो यूबीएस की रिपोर्ट आई तो एक शॉक लगा, और उस रिपोर्ट में ये उल्लेख किया हुआ था कि शायद यहाँ पर हायर डिफॉल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। अब तक के जो नंबर्स हमने देखे हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला था। ये ऐसा क्या पढ़ा जा रहा है जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता है, और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उस रिपोर्ट से, और आपका स्टांस सरकारी बैंकों में क्या रहेगा? देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो हमेशा शुरू में नहीं नजर आते हैं, 3 से 5 साल के लैग के अंदर में उनका इफेक्ट आता है इस सिस्टम में। पहली बार आप लोन लेते हो, पहली कुछ इंस्टॉलमेंट आप जरूर दे देते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट आप अगर नहीं भी दे पा रहे हैं कहीं और से लोन लेकर देते हैं, बट 2-3 साल के बाद में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोअर एम्प्लॉयमेंट है, एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट का खर्चा है, वो सब मिला के जब आता है तो इम्पैक्ट 2-3 साल आता है। तो ये कॉग्निजेंस हमको लेना चाहिए। प्रॉब्लम अनसिक्योर्ड लोन्स की नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि मिक्स बैंक का चेंज होते जा रहा है लगातार। आपने कॉर्पोरेट लोन तो ऑलमोस्ट, सिक्योर्ड लोन तो ऑलमोस्ट जीरो करते आ रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर में आप फोकस करते आ रहे हैं। रिस्क बहुत रियल है, मैं ये नहीं कहूंगा इमीडिएट रिस्क है, 2 साल बाद ये रिस्क आपको नजर आता आएगा, जैसे मुद्रा लोन देखेंगे वही आएगा रिस्क। इसमें 2 साल बाद में कुछ बैंकों में बहुत जबरदस्त रिस्क आएगा, और खासकर नेशनलाइज्ड बैंक, बिकॉज उनका कलेक्शन अपैरेटस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग की जैसे प्राइवेट बैंक का है, कि फ्लेक्सिबिलिटी है, सेटल कर लेते हैं आके आपके साथ में, जो भी हम सुनते हैं मार्केट में कि कलेक्शन एजेंट आता है सेटल करता है वगैरह, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पीएसयू बैंक के पास में। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो वैल्यूएशन है पीएसयू बैंक की आज भी इतनी लो है कि आई थिंक ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जो भी सरकार आएगी मेरे हिसाब से अब की बार प्राइवेटाइजेशन निश्चित है बैंकों का, क्योंकि अगर ये विंडो में नहीं किया तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अभी भी स्टेबल है, अभी भी 1-2 साल का विंडो है, और प्राइवेटाइजेशन आएगी, रिटर्न अच्छे आएंगे। तो सेम स्टोरी बाकी पीएसयू में भी है कि अगला जो 5 साल आएगा सरकार का, आई थिंक वो प्राइवेटाइजेशन का आएगा। उस हिसाब से पीएसयू बैंक्स में आई थिंक सेफ्टी है कि आपको 1-2 साल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तीसरे-चौथे साल में आएगी, पर तब का तब देखेंगे। तो सेफ्टी डेफिनेटली है। अच्छा, क्योंकि हम पीएसयू बैंकों की बात करें, एक और पीएसयू पॉकेट पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। ये जीएमडीसी का स्टॉक, आई एम नॉट श्योर आप इंडिविजुअली ट्रैक करते हैं या नहीं, लेकिन 6% के आज गेन्स हैं, और ये स्टॉक नियरली 30% प्लस के रिटर्न्स दिखा चुका है पिछले हफ्ते में। 12 महीनों में तो 206% का इजाफा। ये जो नई रॉयल्टी वाली पॉलिसी आई है कि लिथियम माइनिंग जब आप करेंगे उस पर अब कम रॉयल्टी देनी पड़ेगी, ये स्पेशली कमर्शियल माइनिंग के लिए, ये जीएमडीसी और बाकी पेयर्स के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर रह सकती है? और स्टॉक्स में क्या अभी भी मौका है पोजीशन रखने का, या फिर हो गया खेल? देखिए, हमारी होल्डिंग है तो डिस्क्लोजर के लिए कहते हैं कि हमारी होल्डिंग है, तो इसलिए पॉजिटिव इंटेंट होगी तभी होल्डिंग है। लिथियम तो खैर बहुत बाद में आएगी स्टोरी इसकी, जब खुलेगी 3-5 साल के बाद में। आई थिंक द रियल स्टोरी जैसे जीएमडीसी वगैरह में, एक तो रिकवरी ऑफ प्राइसेस, और दूसरा है कि जो गुजरात गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि आप मिनिमम डिविडेंड हमको 30 से 40% का कैश फ्लो का डिविडेंड देंगे, आप हमको रीइन्वेस्ट नहीं करेंगे। आई थिंक उसको देखते हुए जब ये पॉलिसी आई थी 6 महीने पहले, तो कई निवेशक ने इन्वेस्ट किया था, हमने भी किया था इन्वेस्ट। आई थिंक ये वो लेटेंट रिकवरी है, जैसे आपने एनएमडीसी में देखा, मेटल प्राइसेस रिकवर करी हैं और डिविडेंड के ग्रोथ के ऊपर में स्टोरी बन रही है। तो मेरा शायद कहना आपका सही हो सकता है कि लिथियम की स्टोरी पे लोगों ने लिया हो, बट जो हम लोगों ने निवेश किया था वो डिविडेंड की थ्योरी में किया था कि रॉ मटेरियल की जो उनकी मटेरियल प्राइसेस हैं लोस पे हैं, इससे रिकवर करेंगी, और अगर मिनिमम डिविडेंड गारंटीड होगी तो उसके अंदर में आपका काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी शेयर प्राइस के अलावा। आई थिंक यही शायद मुझे लगता है यही स्टोरी यहाँ भी चल रही है, और यही स्टोरी एनएमडीसी में चल रही है। तो और काफी तगड़ा प्ले देखने को मिला है इन कंपनियों में, जीएमडीसी, एनएमडीसी, इनफैक्ट नाल्को जो भी जुड़ा हुआ है इन माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी में, उन सब में अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई दिया है। अच्छा, अब कंजम्पशन थीम पर भी एक राय मैं आपकी लेना चाहूंगी अजय, क्योंकि इस स्पेस को लेकर आप हमेशा से दरअसल काफी वोकल रहे हैं, और आपकी तेजी की पोजीशंस भी पहले थी। इस फेस्टिव सीजन में ज्यादा कमाल कहां पर होगा?
क्या वो ऑटो कंपनियां कर दिखाएंगी या फिर जो रियल एस्टेट एंसिलरीज हैं एंड द लाइक्स ऑफ पॉलीकैब, वहां पर कुछ कमाल देखने को मिलेगा जो शायद अर्निंग्स में भी डिलीवर होगा? आई थिंक रिटेल में दो लेग्स हैं बड़े क्लियरली। एक है जो कंपनी जो माल बनाती है, एक है जो कंपनी माल बेचती है। जो माल बेचती वाली रिटेलिंग कंपनी उस पर तो हमारा स्टैंड काफी दिनों से नेगेटिव रहा है, कंटिन्यू नेगेटिव रहा है। आपने एवेन्यू मार्ट का रिजल्ट भी देख लिया कि क्या निम्न रिजल्ट आया है। उसमें सबसे बड़ी कंपनी ऑफकोर्स रिलायंस है, उसका भी देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा रिलायंस रिटेल का। तो रिटेलिंग में तो हमारा कंसिस्टेंट नेगेटिव है, ट्रेंड सरप्राइज करता है हमेशा, बट वो टाटा की कंपनी है तो उनको अलग रखिए। बट बाकी रिटेलिंग में बिल्कुल ही नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है, आई थिंक ऑटो सरप्राइज करेगा सेल्स में, बट मार्जिन पे आई थिंक डिसअपॉइंट करेगा। जो हम बाजार में इंडिकेशन देख रहे हैं, जो लोअर एंड की मास इकोनॉमी कार्स हैं और जो मीडियम कार्स हैं, डिस्काउंट बहुत जबरदस्त अभी फेस्टिव सीजन के अंदर ही शुरू हो गए डिस्काउंट। तो आप सोच सकते हैं नवरात्र के बाद में इनके डिस्काउंट क्या होंगे। अगर नवरात्र में इतना डिस्काउंट देते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में मार्जिन ऑटो कंपनी तो काफी डिसअपॉइंट करेंगी। बाकी कंज्यूमर कंपनी जो अपनी एमएनसी कंपनियां हैं, आई थिंक वो अपना स्टडी पाथ पे रहेंगी। बट ये ध्यान रखिएगा कि ऑटो कंपनी शायद मुझे लग रहा है खासकर कार कंपनी और स्कूटर कंपनी ये डिसअपॉइंट करेंगी मार्जिन पे आपको अक्टूबर दिसंबर में। तो मार्जिन थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं, वो डिस्काउंट का इम्पैक्ट आएगा, भले इनके वॉल्यूम्स में पिकअप देखने को मिले। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। और इस बीच देखिए भारतीय बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहे हैं। करीब 2 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 19,750 के आसपास ये ट्रेड बनाए हैं। निफ्टी बैंक निचले लेवल से रिकवर करके अब 80 पॉइंट आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन जो बड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है और इससे कुछ ही मिनट पहले दरअसल 100 पॉइंट के गेन्स पर आपको मिड कैप इंडेक्स कारोबार करता दिखाई दे रहा था। 67 अंकों की बढ़त है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, अनडाउटेडली वॉलेटाइल है ये मार्केट, लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। एक स्टॉक जो इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर है, यूपीएल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्वाति, बताइए चार्ट की तरफ से क्या इंडिकेशन है? 629 के लेवल्स अब इस शेयर ने दिखा दिए हैं। इस हर्षदा जी, यूपीएल में हम लोग ने देखा था कि फर्स्ट हाफ सेशन ऑफ 2023 में काफी सेल ऑफ नजर आया था। ऑलमोस्ट 750 से ये काउंटर 500 के रेंज तक गिरा है। यहाँ से अभी एक साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है। अगर हम लार्ज के 5-6 वीक्स का डेटा देखोगे तो ये काफी स्टक है विद इन द रेंज ऑफ 640 to 600 के रेंज में। एंड अभी ये क्लस्टर ब्रेकआउट देने की ऊपर के साइड में है फिलहाल। मुझे लगता है जैसे ही 640-635 का ब्रेकआउट दे देगा तो ये अपट्रेंड कैच करेगा, विच माइट टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स टू 650 to 700 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो ये काफी कंसोलिडेशन स्ट्रांग है, मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, तो करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। नीचे में 600 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रखे आप अपने इन्वेस्टमेंट कॉल बाय रख सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 670 to 700 लेवल्स। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 670 to 700 लेवल्स की तरफ इशारा कर रहा है यूपीएल का शेयर। अमित, आपने कुछ पिक किया है क्या पिछले 10-15 मिनटों में, क्योंकि एक बहुत अच्छा सर्ज मिड कैप्स में देखा गया है? मेरा थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा है स्क्रीन में, सो आई कुडंट ट्रैक द थिंग। इनफैक्ट आपका भी नजर नहीं आ रहा है कुछ भी मुझे। आई कैन जस्ट हियर द वॉइस। ओह, नो प्रॉब्लम। तो आप उसको ठीक दुरुस्त कराइए, तब तक मैं स्वाति से कुछ नो वरीज। कभी कभी होता है, हम टेक्नोलॉजी पर इतने आधारित रहते हैं कि टेक्नोलॉजी ही साथ दे दे तो फिर बस हम फंस जाते हैं। अच्छा स्वाति, फटाफट से देखिए आप बंधन बैंक और कैनरा बैंक जैसे ट्रेड्स को। कैनरा तो इनफैक्ट सुबह में भी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बंधन क्या इशारा कर रहा है कि होल्ड कर पाएगा? बंधन बैंक के ओवरऑल थोड़ा सा वीक नजरिया है क्योंकि उसने फ्राइडे में 20 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है, क्लोजिंग भी नीचे ही रखी थी। आज लिटिल बिट पुल बैक रैली हमें नजर आई है, बट मुझे लगता है ये पुल बैक रैली काफी शॉर्ट लिव्ड होगी। 250 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक उसके नीचे ट्रेड हो रहा है तब तक मोमेंटम ऐसे कॉशियस ही रहेगा। जैसे ही ये 250 के ऊपर चला जाता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो ये कैच ले सकता है ऑन अ पॉजिटिव साइड। टिल द टाइम मुझे लगता है ये एक बार 225-230 के आसपास एक बार ये बॉटम बनाएगा, देन एक रिवर्सल हमें देखने मिलेगा। तो करंट लेवल पे व्यू लिटिल बिट कॉशियस है बंधन बैंक पे, तो लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। रहे बंधन बैंक में अभी भी वो सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कि तेजी की पोजीशंस होनी चाहिए। अच्छा, लॉरस लैब पर क्या इंडिकेशन है? क्योंकि लॉरस से जुड़ी हुई जो आज की खबर थी वो तो थोड़ी सी थी पॉजिटिव, लेकिन स्टॉक पिटा है और अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ पर आ गई। 395 पर ये जो है स्वाति। लॉरस लैब के बाद तो डेफिनेटली आज इंट्राडे मोमेंटम काफी अच्छी स्पाइक मिली थी, बट ये काफी ऊपर में अगर आप देखोगे चार्ट तो 3 महीने का काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस बन चुका है
415 418 के रेंज में जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक अपसाइड मोमेंटम हमें नजर नहीं आ सकता है। तो व्यू कॉशियस रहेगा, बट मुझे लगता है कि ये वापस एक हमें अपटिक देखने मिलेगा जब तक ये 390 के लेवल्स होल्ड करता है। नीचे के स्विंग सपोर्ट्स 390 के हैं, तो जब तक वो बरकरार है तब तक वापस पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा। बट फ्रेश लॉन्ग्स या एक वन साइड मोमेंटम रैली हम उम्मीद करते हैं वो एक 420 के ऊपर ही देखने मिल सकती है, एंड उसके बाद हमें 440 450 के लेवल मिलेंगे। तो इट्स जस्ट वेट एंड वॉच। एज ऑफ नाउ ये काफी कंसोलिडेशन फेज पे, जैसे ही ब्रेकआउट दे देगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम हमें नजर आएगा। तो अभी शॉर्ट करने का भी साइन नहीं है ना, राइट स्वाति? यस। ओके, तो शॉर्ट का सिग्नल नहीं है, वेट एंड वॉच करे, कंसोलिडेट कर रहा है। देखते हैं आगे रुझान क्या बनेगा। अमित, मैं आपसे पहले पूछ रही थी कि अब तक के एक्शन में कोई और इंटरेस्टिंग ट्रेड आपको दिख रहा है क्या? जी मैम, पर्टिकुलरली दो काउंटर्स मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं। वन इज एनएमडीसी। एनएमडीसी में काफी क्लियर कट ब्रेकआउट है, पोजिशनल ब्रेकआउट है। 160 का करंटली प्राइस है। 159 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल यहाँ पे बनाया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 170 एंड 175। और दूसरा ट्रेड जो मैं सुबह से देख रहा हूँ और काफी बेहतरीन लग रहा है, दैट इज टाइटन। रीजन इसकी पिछले 7 दिनों की अगर कैंडल्स देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज कंप्रेशन था, और आज उस नैरो रेंज का हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो मुझे लगता है मोमेंटम वाइज यहाँ पे एक फास्ट मूव देख सकते हैं। 3324 इसका प्राइस है। टारगेट्स 3400 से 3450 तक के रहेंगे, और स्टॉप लॉस रखूंगा छोटा सा 3275 का। टाइटन और एनएमडीसी, इन्हीं काउंटर्स पर नजरें। अच्छा, फटाफट से एक बार एसबीआई आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि एसबीआई में इंतजार था कि ये स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा या नहीं। भले ही बाकी पीएसयू बैंक्स ने पहले वो चाल अपनी सुधारने की कोशिश की थी, अब एसबीआई की बारी है। लगभग आधे % का इजाफा इस घंटे बनता दिखाई दे रहा है 576 के लेवल्स पर। अमित, एसबीआई पहले तो रेजिस्टेंस लेवल के क्या है और ये क्या टिक पाएगा? अब डे हाई पर है जी। मैम, अगर हम एसबीआई का स्ट्रक्चर देखें तो परसों के 17 में जो गिरावट आई थी, इसने अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया था। इसकी अर्लियर रेंज ऑफ कंसोलिडेशन वाज बिटवीन 580 टू 600। वो रेंज परसों ब्रेक हुई, लेकिन नीचे सपोर्ट्स काफी पास हैं, दैट वाज 565 के आसपास। तो करंटली स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तेजी अभी 576 है। पोजिशनली पॉजिटिव वापस तब होगा जब ये 585 यहाँ से 10 रुपए ऊपर निकलेगा, वहां पे इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। अगर 1 से 2 दिनों में वहां क्रॉस करता है तो डेफिनेटली वापस इसमें एक अपस्विंग देखेंगे। टिल द टाइम मुझे लगता है एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, क्योंकि सपोर्ट काफी क्लोज है, दैट इज नियर टू 565 570। थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, लेकिन देखते हैं ये ब्रेकआउट दिखाता है या नहीं। कुछ समय लग सकता है, लेकिन अब कुछ मोमेंटम लौट रहा है। अच्छा, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। डे लो से थोड़ी सी हरकत इसमें बनी है। एक तो एसबीआई का सहारा इसे मिलता हुआ दिखाई दिया है, दूसरी तरफ ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक जैसा ट्रेड है जो थोड़ा सा जम रहा है। तो ये कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है या नहीं, वो अभी भी इट्स वर्डिक्ट स्टिल आउट इन द स्ट्रीट, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अभी भी आधा % नीचे कारोबार करता हुआ। अच्छा स्वाति, हो सके तो एक बार आप नजर डालिएगा प्लीज वायदे बाजार के आज के टॉप गेनर्स पर। एक तो जीएनएफसी अब आ चुका है और दूसरा है एमसीएक्स। जीएनएफसी या एमसीएक्स दोनों में कोई ट्रेड इस समय? यस, अगर दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो जीएनएफसी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि एमसीएक्स में हम लोग ने ऑलरेडी रैली देखी है फ्रॉम द मे ऑनवर्ड्स और 1400 से 2100 के लेवल्स तक। बट एमसीएक्स की बात करो, अगर सेम में वीकली चार्ट देखती हूँ तो ये क्लस्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर आ गया। इन द मंथ ऑफ द मे एंड इन द मंथ ऑफ द सितंबर उसने एक हाई किए थे 660 के रेंज में, तो डबल टॉप्स है 660 662 के रेंज में। तो वो एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये इस बार ये ब्रेकआउट दे देगा। जैसे ये 662 का ब्रेकआउट देगा तो एक न्यू रैली स्टार्ट होगी जो कि इस काउंटर को लेके जा सकते हैं 720 750 के रेंज में। तो करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। इट्स वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर ऑन द टेक्निकल फ्रंट। 630 का एक स्विंग सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस रखे आप अपने बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। साइड का ट्रेड एमसीएक्स पर, और अगले 15 मिनटों में एमसीएक्स के नए प्लेटफॉर्म पर दरअसल कारोबार की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, और वो स्टॉक आपके सामने लगभग 50 रुपए की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित और स्वाति हमारे लिए समय निकालकर अपने सभी ट्रेड्स देने के लिए। इस बीच निफ्टी शांत है, लेकिन 2 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिल रही है। रिकवरी देखी गई है, और सबसे तगड़ी रिकवरी तो मिड कैप इंडेक्स में, अब ये 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ। इसी के साथ अब